नमस्कार साथियों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए शुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम है नंदिनी क्लासेस डॉट साहित्य। यहाँ पे आपको क्विज कराया जा रहा है, प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। परीक्षा को दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्न आपको वहाँ पे भी दिए जा रहे हैं, तो उसका आप वहाँ पे भी समूह में जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम समकालीन नाटक के बारे में जानकारी लेते हैं। पंचम उत्थान, हमने पिछले वीडियो में चतुर्थ उत्थान प्रसादोत्तर नाटक के बारे में जानकारी ली है। पिछले वीडियो में भी आप जाकर सुन सकते हैं। तो देर न करते हुए आज हम पंचम उत्थान समकालीन नाटक के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। नव नाट्य लेखन, समकालीन नाट्य लेखन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या था इस समय, पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि स्वतंत्रता के बाद जब नव निर्माण की आकांक्षा, लोगों ने उत्साह का संचार किया था। इस समय जब स्वतंत्र देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद एक आकांक्षा होती है, लोगों की इच्छा होती है कि लोगों में क्या हो, उत्साह भर जाता है, एक अलग से उत्साह का संचार होता है। लेकिन इस समय इस दिशा में जो मिली असफलता, इस समय एक असफलता भी मिली थी जिससे उत्पन्न क्या हुआ था, मोहभंग हुआ था। जिससे मोहभंग ने क्या किया था, लोगों को निराश किया, एक तरफ कुंठित भी किया। इन परिस्थितियों से जो मध्य वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया, ये जो सब परिस्थितियां थी, कौन सी परिस्थितियां थी दोस्तों, निराश, जो लोगों के में मोह भंग किया गया, एक इच्छा होती है उसके बाद मोह भंग हो जाता है, तो जनता में क्या होता है, वो लोगों में क्या दिखाई देता है, निराश और एक तरफ कुंठित। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो मध्य वर्ग सर्वाधिक प्रभावित किया था, मध्य वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया था। इस दौर में जो नाटक लिखे गए उनमें मध्य वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं और विडंबनाओं का चित्रण दिखाई देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समकालीन नाटक के अंतर्गत क्या प्रभाव दिखाई देता है, तो आप ये सारी बातें कह सकते हैं। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि इस दौर में जो नाटक लिखे गए थे वो उनमें क्या हुआ था, मध्य वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं व विडंबनाओं का चित्रण इसमें किया गया है। इन नाटककारों ने आधुनिकता बोध के नाटक लिखे। कौन कौन से नाटककार हैं उनके बारे में मैं आपको जिक्र बताऊंगी कि कौन कौन से नाटककार आए हैं। तो आधुनिकता बोध के नाटक लिखे, इन्हें नवलेखन के दौर के नाटक या नया नाटक से भी नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार की प्रवृत्तियां नई कहानी, नई कविता में मिलती है, वैसे ही नए नाटक में भी दिखाई देते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद का जो नाटक है, हम देखेंगे भुवनेश्वर प्रसाद का, यहाँ पे आप देख रहे हैं नाटक है, कौन सा नाटक है, उसर। यहाँ पे आप देखिए उसर, ये जो नाटक है भुवनेश्वर का उसर जो नाटक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय नई कहानी, नई कविता मैं बताइए आपको कि मिलती थी, तो वैसे ही नाटक में भी दिखाई देती है प्रवृत्तियां। तो भुवनेश्वर प्रसाद के उसर नाटक से क्या माना जाता है, आधुनिकता बोध का आरंभ माना जाता है। यदि आपको पूछे कोई कि या प्रश्न बनता है कि आधुनिकता बोध का आरंभ या आधुनिकता बोध की जो शुरुआत है वो किससे मानी जाती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भुवनेश्वर के लघु नाटक उसर से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी बातें। अब हम देखेंगे आगे, यही दूसरी ओर कुछ आलोचक भी जो है कुछ दूसरे नाटक को भी स्वीकार करते हैं, जो इनका और भी एक जैसे तांबे के कीड़े, यहाँ पे आप देख रहे हैं गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान ने इन्हें किसे, यानी भुवनेश्वर के दूसरे नाटक को, ठीक है, पहला नाटक तो विसंगति नाटकों की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन जब दूसरे नाटक की बात आती है, दूसरा नाटक कौन सा है, तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े का समय काल है 1946। इसमें आप देखेंगे कि ये जो नाटक है उसमें विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक किससे माना गया है, तांबे के कीड़े से माना गया है।
ठीक है, भुवनेश्वर के ही नाटक। पहला तो ऊसर बात किया है, उस शुरुआत होती है, लेकिन गिरीश रस्तोगी और डॉक्टर मदान ने कहा है कि तांबे के कीड़े है वो 1946 से इसको भुवनेश्वर के नाटक को हिंदी के विसंगति नाटक की शुरुआत मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह जो है पूरा स्पष्ट हो गया होगा कि आधुनिकता के जो विसंगति की बात कर रहे हैं, विसंगति नाटकों की जो शुरुआत है, पहला यहाँ पे आपने देखा कौन सी रचना है, उसर नाटक से। उसर जो है नाटक कौन किसकी है, भुवनेश्वर की है। दूसरी वहीं भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े 1946 में, जिसको विसंगति नाटकों का दूसरा नाटक यहाँ पे माना गया है। ठीक है, दूसरा नाटक अर्थात विसंगति नाटक की शुरुआत तांबे के कीड़े से माना गया है। अब आप देखेंगे कि इस समय तांबे के कीड़े में विसंगति की बात कर रही हूँ, तो विसंगति क्या है, विसंगति बोध का अर्थ क्या होता है, तो आपको स्पष्ट कर दूं, मानव जीवन का निरुद्देश्य, मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना ही क्या है, विसंगति बोध का अर्थ है। तो दोस्तों स्पष्ट हो गया है कि मानव जीवन का यहाँ पे कोई निरुद्देश्य और यहाँ पे अर्थहीन की बातें की जा रही है। कामू सैमुअल की बात करते हैं। कामू सैमुअल बेकेट के पश्चात जो एब्सर्ड परंपरा है, यहाँ पे आप देखिए एब्सर्ड की परंपरा, विसंगति है ना, यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सैमुअल बेकेट की पाश्चात्य तो एब्सर्ड परंपरा है, उससे मिलते जुलते ऐसे नाटक काफी मात्रा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो काफी मात्रा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखें 1961 में सर्वप्रथम मार्टिन एस्लिन ने एब्सर्ड विसंगति शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। तो प्रश्न बनता है कि सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया, है ना, तो मार्टिन एस्लिन ने किया है। किसका प्रयोग, विसंगति का प्रयोग। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। यहाँ पे आपने देखा है कि हिंदी के विसंगति नाटकों पर सर्वाधिक विसंगति नाटकों का पर सर्वाधिक प्रभाव जो है एब्सर्ड नाटक, यहाँ पे आप देखिए एब्सर्ड नाटक सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोदो एंड और एडगेम नाटक पर पड़ा है। तो दो नाटकों पर यहाँ पे प्रभाव, मतलब नाटककार जो है कौन है, सैमुअल बेकेट, है ना, और उनके यहाँ पे देखिए वेटिंग फॉर गोदो और एडगेम नाटक पर पढ़ा है। ठीक है, तो दो नाटक पर पढ़ा है, वेटिंग फॉर गोदो और एडगेम पर पढ़ा है, प्रभाव पढ़ा है। हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत के बारे में हमने बात की है, उसका समय काल देखिए 1938। ठीक है, और एक है 1946, तांबे के कीड़े 1946 और यहाँ पे उसर है 1938 में। सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित जो कारवा है, कारवा के बारे में बात करेंगे। कारवा जो है प्रकाशित हुआ था इनका, तो वो भुवनेश्वर के एकमात्र नाट्य संकलन है। प्रश्न बनता है कि नाट्य संकलन, भुवनेश्वर का नाट्य संकलन कौन सा है, तो क्या है, कारवा है। इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, इसमें इस नाट्य संकलन में और क्या क्या नाटक है, तो इसको आप देख लीजिए। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933 में, प्रतिभा का विवाह 1933 में, शैतान 1934 में, रहस्य रोमांस 1935 में। तो दोस्तों ये जो नाटक है, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, है ना, प्रतिभा का विवाह, शैतान और रहस्य रोमांस, ये जो नाटक है कारवां में संकलन है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे भुवनेश्वर के अंतर्गत, आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि 1938 में जब उसर है लघु नाटक हमने देखा है, तो ये जो नाटक है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, ये है हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि बार बार प्रश्न बनता है कि उसर नाटक जो है किस में प्रकाशित हुआ था, है ना, तो क्या हुआ था, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम। उन्होंने जब रचना लिखी, इस समय इस नाटक के प्रकाशन से आधुनिकता बोध का आरंभ माना जाता है। किसका माना जाता है, आधुनिकता बोध का आरंभ माना जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है विसंगति नाटक, तो यहाँ पे देखिए आधुनिकता बोध का आरंभ माना जाता है। उन्होंने विश्व मानव की पीड़ा, भय और निराशा, टूटते मानवीय रिश्तों के दर्द का अनुभव किया। अपने नाटक जो तांबे के कीड़े हैं, है ना, तांबे के कीड़े आपने देखा है, मैंने आपको बताया है तांबे के कीड़े के बारे में।
तो उसमें क्या है, इस रचना को जैसे डॉक्टर मदान का नाम ने आपने सुना है, डॉक्टर मदान तांबे के कीड़े जो है उन्होंने लिखा है। उस नाटक भुवनेश्वर के तांबे के कीड़े की जो रचना है, नाटक है, उसको डॉक्टर मदान ने क्या कहा है, आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिकता बोध का दस्तावेज किसने माना है, किसने माना है? तो किसने माना है दोस्तों, ये याद रख लेना बहुत आवश्यक है। तो डॉक्टर मदान ने माना है, स्वीकार किया है। वहीं दूसरी ओर रामकुमार वर्मा का कथन है, भुवनेश्वर को उन्होंने क्या कहा है, विश्व का प्रथम असंगतकार नाटककार माना है। असंगत, विश्व का, सोचिए, विश्व का, यहाँ पे उन्होंने क्या है, प्रथम असंगत नाटककार रामकुमार वर्मा ने भी मान लिया है, क्योंकि हमने ये देखा है कि उनकी शुरुआत असंगति नाटक से होती है ना उसर, और क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस नाटक से, तांबे के कीड़े से। तो दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हो गया है कि विश्व का प्रथम असंगत नाटककार है, तो रामकुमार वर्मा ने कहा है। 7वें दशक की बात करूं, 7वें दशक में के बाद जब परिस्थिति आती हिंदी नाटक और रंगकर्म में बुनियादी परिवर्तन शुरू हुए थे, और क्रमशः हम देखेंगे कि नाटक में बौद्धिकता, कोरी प्रयोगात्मकता और पाश्चात्य परिवेश चिंतन से हटने लगा था। अंततः हम कहेंगे कि हिंदी नाट्य परिदृश्य से क्या कहेंगे कि एब्सर्ड नाटक पूरी तरह समाप्त हो गया था। तो इतना स्पष्ट हो गया है कि इस समय एब्सर्ड नाटक पूरी तरह से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे सन 1936 की बात कर रहे थे। कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है जिसमें ये सारे नाटक, इनका प्रतिभा का विवाह, शैतान श्यामा, एक वैवाहिक विडंबना है, सारा समाहित है। ठीक है, अब बात करते हैं मोहन राकेश। आधुनिकता बोध के नाटककार के अंतर्गत मोहन राकेश का भी नाम आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार प्रश्न बनता है यहाँ पे विसंगत नाटक के अंतर्गत। तो विसंगत नाटकों का विकास में काफ्का के प्रसिद्ध उपन्यास द ट्रायल के नाट्य रूपांतरण 1947 में माना जाता है। एक तरफ बात करेंगे कि एब्सर्ड नाटक का पहला और पुरोधा नाटक जो है सैमुअल बेकेट के बारे में बात कर चुके हैं। अब सीधे हम बात चलते हैं मोहन राकेश की ओर चलते हैं। मोहन राकेश का जो नाटक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से पूरे प्रश्न बनते हैं, तो ये इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे पूरे पूरे प्रश्न मोहन राकेश के बारे में देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 में बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनते ही हैं। आषाढ़ का एक दिन मतलब विद्यार्थियों को याद हो जाता है, लहरों के राजहंस ये भी याद हो जाता है, आधे अधूरे ये भी याद हो जाता है, लेकिन समय रह जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है इसमें, बहुत जल्दी इसको भूल जाते हैं। तो बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए कि आषाढ़ का एक दिन 1958 में ही इनकी रचना हुई थी। कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से आराम से याद करिए। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन जो है 1958 में हुआ था। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, इस तरह से याद करिए और एकदम से स्मूथली 1963 में इसकी रचना हो जाएगा। आधे अधूरे 1969, है ना, तो इस तरह से याद कर लीजिए, तो ये आराम से यही रचना याद हो जाएगी 1969 में। और यहीं से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। लहरों के राजहंस किसकी है ये नहीं पूछा जाता आजकल, नहीं, हालांकि पूछा जाता है, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन समय मिलान करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। वहीं दूसरी ओर इनके जो पुरुष पात्र और स्त्री पात्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ से। तो चलिए बात करते हैं आषाढ़ का एक दिन 1958 में कौन कौन से पुरुष पात्र थे। कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल। तो ये जो रचना है इसके पुरुष पात्र है। प्रश्न बनता है कि विलोम, मातुल और दंतुल किस नाटक के हैं पात्र, तो आषाढ़ का एक दिन। वहीं महिला जो है अंबिका और मल्लिका, अंबिका और मल्लिका ये जो पात्र हैं यहाँ पे स्त्री पात्र हैं। आप देखेंगे जब कालिदास की रचना को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आषाढ़ का एक दिन, हमारे यहाँ के विद्यार्थी जो है इस नाटक पे आषाढ़ का एक दिन पर कालिदास के इसमें है, ये मतलब कालिदास के जीवन पर आधारित है, तो उन्होंने यहाँ के विद्यार्थियों के, महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने इस पर बहुत सुंदर एक नाटक खेला था मंच पर। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दूसरा चलता है, हम चलते हैं लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के बारे में बात करते हैं। 1963 में लिखा गया है, ऐतिहासिक नाटक है। इसमें देखिए पात्र है नंद श्यामांग,
नंद, श्यामांग, आनंद, महेंद्रनाथ, सिंघानिया, ये तो आधे अधूरे के हैं। लेकिन ये याद रख लिए कि नंद, श्यामांग जो है और आनंद, ये जो पात्र है वो लहरों के राजहंस में पूछा जाता है कि नंद, श्यामांग और आनंद किस नाटक के पात्र है, तो लहरों के राजहंस, है ना। वहीं दूसरी ओर इनके जो स्त्री पात्र है वो सुंदरी और अलका है। सुंदरी और अलका आधे अधूरे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधे अधूरे में आप देखिए कि 1969 में लिखा गया महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक। वहीं देखेंगे कि सावित्री, बिन्नी, किन्नी और जुनेजा। इसके बारे में आप पूरा विस्तृत आधे अधूरे जब पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये है आपके यहाँ पे परिचय इनके पात्रों का। पैर तले जमीन जो कि अधूरा नाटक है, जिसे किसने पूरा किया था, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में ही। पैर तले जमीन अधूरा नाटक है जिसे मोहन राकेश इसको कमलेश्वर ने पूरा किया था। ठीक है। अंडे के छिलके एकांकी है। अंडे के छिलके बहुत छोटी पतली है, आप पढ़ सकते हैं अंडे के छिलके के बारे में। एकांकी बहुत बढ़िया नाटक है, आप इसको पढ़िए जरूर। अब ऐसे ही आधे अधूरे नाटक पढ़िए। लहरों का राजहंस भी बहुत अच्छे नाटक हैं, अब सब इनकी रचनाएं हैं। लेकिन बात करूँ अंडे के छिलके, बहुत छोटी सी है, पतली सी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सिपाही की माँ, आप इसको पढ़िए, एकांकी है। प्यालियाँ टूटती हैं, प्रश्न बनता है प्यालियाँ टूटती हैं किसकी रचना है, तो एकांकी है, मोहन राकेश की हैं। बहुत बड़ा सवाल, ये भी आप पढ़िए इसको। बहुत बड़ा सवाल, ये भी सिलेबस में हमारे यहाँ के विद्यार्थियों के लगा हुआ है। बहुत बड़ा सवाल सेकेंड ईयर में, सॉरी फर्स्ट ईयर में, बहुत बड़ा सवाल, एकांकी नाटक। रात बीतने तक, ध्वनि नाट्य, छतरिया पार्श्व नाटक है, शायद बीज नाटक और बीज नाटक हुआ। तो इस तरह से इनके है। रात बीतने तक किसकी रचना है, तो रात बीतने तक जो है मोहन राकेश की है। बहुत बड़ा सवाल। इस तरह से ये प्रश्न सारे आपको बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे, आप इसको याद रख लीजिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। लहरों के राजहंस नाटक की रचना जो है मोहन राकेश ने तो कर दी है, लेकिन उसमें क्या, किस महाकाव्य के बारे में बात की गई है, तो देखिए आप, अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया गया है। प्रश्न बनता है कि लहरों के राजहंस की रचना या मोहन राकेश ने कौन से रचना पर, मतलब अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया है, तो लहरों के राजहंस पर राजहंस नाटक की रचना की है। ठीक है दोस्तों, आधे अधूरे के बारे में बात करते हैं। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना गया है। प्रश्न बनता है कि समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक कौन सा है, तो आधे अधूरे है, जिसका समय काल है 1969, मैंने आपको बता दिया है। आधे अधूरे नाटक को क्या कहा जाता है, बहुत बार प्रश्न बनता है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में, एनटीए नेट में भी प्रश्न बना हुआ है, तो याद रख लीजिएगा कि मील का पत्थर नाटक किसे कहा गया है, तो आधे अधूरे नाटक को कहा गया है। बीज नाटक को ही वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है, अर्थात बीज नाटक लघु आकार के ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं जिसमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख लीजिएंगे क्योंकि इसमें से आपके आधे अधूरे और नाटक जितने भी हैं ये बनते ही हैं। अब हम बात करते हैं मोहन राकेश के ही कुछ और भी इनके बारे में, जिसमें आपको मैं बता दूं कि लहरों के राजहंस के बारे में। तो लहरों के राजहंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें नाटक जो है वो, उसमें नंद मैंने पात्र बताया है। उस नाटक में जो बुद्ध के भ्रांता नंद पर आधारित है, जो नाटक है बुद्ध के भ्रांता नंद पर आधारित है। इसमें भौतिकवाद और आध्यात्मवाद का द्वंद्व है। इन दोनों किनारों के मध्य खड़े मनुष्य को उचित समन्वय से ही सही दिशा मिल सकती है। जैसे मैंने कहा है कि पात्र क्या बताया है, सुंदरी। सुंदरी जो है प्रवृत्ति पक्ष की प्रतीक है, तो बुद्ध जो है वो निवृत्ति पक्ष, और नंद दोनों के बीच द्वंद्वग्रस्त मानव जीवन का वर्णन है। जो सौरानंद के बारे में बताया है उसको बहुत महत्वपूर्ण है, उसको याद रख लीजिएगा। और आधे अधूरे नाटक तो हम विस्तृत रूप से ही देखेंगे, जिसमें आपको पूरी जानकारी मैं उस वीडियो में करवा दूंगी। तो ये जो हिंदी नाटक की प्रचलित धारा से बहुत भिन्न नाटक है। वस्तुतः हम कहेंगे कि आधे अधूरे नाटक जो है वो हिंदी नाटक को वास्तविक अर्थ में समसामयिक युग का प्रतिबिंब बनाने वाला नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रथम दोनों नाटकों का जो बात कर रहे थे, जो आषाढ़ का एक दिन और लहरों का राजहंस, इससे भी दो दृष्टियों से सर्वथा भिन्न है। कैसे? एक तो इसमें आज के कठोर यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति बात होती है, और दूसरे जो नाटक है आधे अधूरे, इसमें
अनुकूल आम आदमी की बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक इस्तेमाल किया गया है। यही जब नाटक स्त्री पुरुष संबंध, दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। आधे अधूरे के नाटक की बात करें, इसमें नाट्य भाषा को मोहन राकेश की बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया है। इसमें उन्होंने कोई हरकत भरी नाट्य भाषा, मौन, अंतराल, बीज, शब्द, प्रतीकात्मकता आदि का सार्थक प्रयोग किया है। और पैरतली जो नाटक की बात मैंने कहा है वो अधूरा नाटक है, इसको याद रख लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। पैरतले नाटक, पैर तले की जमीन जो है वो किसका नाटक है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के रचना में देखिए कि इनके जो रचना है इसमें से भी बहुत बार पूछा जाता है युगे युगे क्रांति। युगे युगे क्रांति, देखिए आधे अधूरे नाटक याद रखोगे 1969 में, तो ठीक वैसे ही युगे युगे क्रांति भी याद रख लीजिए 1969 में। ठीक है, तो इस तरह से ये याद हो जाएगी रचना। युगे युगे क्रांति, युगे युगे क्रांति जो है 1969 में लिखा गया। वही दूसरी ओर टूटते परिवेश 1974 में लिखा गया है। कुहासा और किरण 1975 में। डरे हुए लोग 1978 में। वंदनी आप देख रहे हैं लिखा गया है ना। और अब और नहीं 1981 में लिखा गया है। ठीक है, सत्ता के आधार पर, श्वेत कमल, तो इस तरह के इनकी रचना है। इसमें से प्रश्न मिलान के लिए आता है कि युगे 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 क्रांति किसकी है, कुहासा और किरण किसकी रचना है। टूटते परिवेश बहुत बार पूछा गया है। डरे हुए लोग, बाकी अब और है नहीं, अब और नहीं ये प्रश्न नहीं बना है, लेकिन युग युगे क्रांति और टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग बहुत बार प्रश्न बने हैं। तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा, विष्णु प्रभाकर की रचना है। और समय काल को भी याद रख लीजिएगा, जो दो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब बात करते हैं भीष्म साहनी का नाटक हानुश। इससे भी प्रश्न बनते हैं, बार बार प्रश्न बना है हानुश के नाटक के बारे में। अब देखिए यहाँ पे हानुश जो है भीष्म साहनी का नाटक हानुश। अब इसमें देखिए चेको स्लोवाकिया में प्रचलित है। प्रश्न बनता है हानुश किस में प्रचलित है, तो चेको स्लोवाकिया में प्रचलित है और एक लोक कहानी पर आधारित है। ठीक है, इसमें आप देखिए भीष्म साहनी के नाटक कौन कौन से हैं। तो हानुश जो है ये पहले मैंने आपको बता दिया है, तो उसका समय याद रख लीजिएगा 1977। ये बार बार स्क्रीन इधर हो रहा है। 1977 में लिखा गया है ये, है ना। 1977 में लिखा गया। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में। कबीर के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व का वर्णन है। माधवी 1985 में। देखिए कोई किसी का नाम होगा तो इस तरह से याद रख लीजिए, माधवी 1985 में हुआ था। मुआवजे मुआवजे मुहाव नहीं है, मुआवजे 1993 में लिखा गया नाटक है, जो पंजाबी में लिखा स्वयं नाटककार द्वारा हिंदी में अनुदित नाटक है। प्रश्न बन सकता है पंजाबी में लिखा स्वयं नाटककार जो है द्वारा हिंदी में अनुदित नाटक कौन सा है, तो मुआवजे है। रंग दे बसंती चोला बहुत बार प्रश्न बना है। रंग दे बसंती चोला किसकी रचना है, तो भीष्म साहनी जी की है। और भीष्म साहनी का 1998 में लिखा गया है। जलियांवाला हत्याकांड पर आधारित है। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड पर आधारित कौन सी रचना है, तो यहाँ पे आप देखिए रंग दे बसंती है। अब आप बात करेंगे कि इनकी जो रंग दे बसंती की बात करते हैं, जिसमें जलियांवाला बाग के बारे में बताया। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसके क्रूर नायक कर्नल डायर और शहीद उधम सिंह है ना। इसमें दो है। क्रूर नायक कौन है, कर्नल डायर, और शहीद उधम सिंह के माध्यम से साम्राज्य और यहाँ पे राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना की टकराहट को नाटकीय अंदाज में पेश किया गया है। वहीं दूसरी ओर देखिए इनकी अंतिम रचना है आलमगीर 1900 किसमें लिखा गया, 99 में लिखा गया। औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच के मजहबी द्वंद्व की बात की गई है। औरंगजेब और दारा जो है, इन दो ऐतिहासिक पात्रों को सामने रखकर उदार मानवीय दृष्टि और कट्टर मजहबी जोश का द्वंद्व दिखाया गया है। वहीं आपको हानुश के बारे में मैंने बताया है, चेको स्लोविक वाकिया है ना, स्लोवाकिया में प्रचलित है जो। तो इसमें एक रचनाकार ने क्या किया है, एक श्रमशील सामान्य कलाकार की अदम्य सृजन इच्छा की बात की है, तो सत्ता की क्रूरता की बात की है।
कलाकार की दारुण पीड़ा की बात कही है, वहीं दूसरी ओर उसकी सृजन शक्ति की अमरता की पूरी सहानुभूति के साथ सघन संवेदनीयता के स्तर को साकार किया है। माधवी की बात कर रहे थे तो माधवी नाटक में गालव ऋषि, विश्वामित्र के शिष्य, है ना, और माधवी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा को आधुनिक संदर्भ में जोड़कर सदियों से पशुवत जीवन व्यतीत करती हुई भारतीय नारी की पीड़ा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है माधवी में 1985 में। कबीरा खड़ा बाजार आपने देखा ही है कि कबीर युग प्रवर्तक व्यक्तित्व है। इसकी पूरी जीवंतता का मूर्त किया गया है। मुआवजे, इसमें समकालीन जीवन में व्याप्त घोर अनैतिकता, भ्रष्टाचार और दायित्वहीनता की ओर संकेत किया है। ठीक है, तो ये रहा आपका भीष्म शाहनी। पूछा जाता है कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? भीष्म शाहनी जी की। हानुस तो बहुत बार प्रश्न बना है, रंग दे बसंती बहुत बार बना है, तो इसको याद रख लीजिएगा। 1951 में प्रकाशित कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर की ख्याति के आधार पर इनके नाटक आप देखिए। कोणार्क के बारे में हम जानते हैं, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, 1951 में लिखा गया है नाटक। इसमें आप देखेंगे कि सृजनात्मक एवं विध्वंस नई एवं पुरानी पीढ़ी का संघर्ष दिखाई दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे कोणार्क का जो हिंदी नाटक है उसमें इतिहास के विशिष्ट स्थान है, इतिहास में विशिष्ट स्थान है कोणार्क नाटक का। प्रसाद युग में हिंदी नाटक रंगमंच से दूर चला गया था, हमने बताया आपको। इस नाटक से क्या किया गया? इस नाटक के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रश्न बन सकता है या पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि ऐसा कौन सा है जो जगदीश चंद्र माथुर ने क्या किया है? हिंदी नाटक और रंगमंच को जोड़ने का प्रयास किया, पुनः जोड़ने का प्रयास किया। तो जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने का महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कोणार्क के बारे में बात करते हैं। कोणार्क 1951 में आपको बताया है। तो इस 1951 में जो उन्होंने रचना लिखी है उसमें आधार स्वरूप ऐतिहासिक कथा को ग्रहण किया गया है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। इसकी कथा वस्तु को आधार मानते हैं तो उसमें उत्कल प्रदेश के महाप्रतापी राजा नरसिंह देव के शासनकाल में क्या हुआ था? भुवनेश्वर में क्या है? निर्मित कोणार्क का जीर्ण शीर्ण मंदिर है। उन्हीं के शासनकाल में साहित्य दर्पणकार जो विश्वनाथ है ना, विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पणकार, तथा मंत्री रसराज चालुक्य थे। ये दोनों थे यहाँ पे। कौन कौन थे? विश्वनाथ और मंत्री राजराज, है ना, राजराज चालुक्य थे। नाटक में ऐतिहासिकता का आधार मात्र इतना ही है, इसमें ऐतिहासिकता का वर्णन किया गया है। मूलतः यह नाटक क्या है? मूलतः यह नाटक 3 प्रकार की अवधारणाओं में संघर्ष समावेश किया गया है। सर्जना और विध्वंस के बीच, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच, तथा राज सत्ता और जनसत्ता के बीच। पहला है सर्जना और विध्वंस के बीच, दूसरा है पुरानी और नई पीढ़ी के बीच, है ना, तथा तीसरा माना जाएगा राज्य सत्ता और जनसत्ता के बीच। तो ये रहा आपका कोणार्क के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं पहला राजा इनका देखिए शारदिया भी है। पहले पहला राजा के बारे में बता देती हूँ मैं। चलिए शारदिया के बारे में ही बता देती हूँ। 1959 में लिखी गई रचना है। 1959 में लिखी गई रचना है। देखिए आषाढ़ का एक दिन 1958 में लिखा गया है ना, और शारदिया 1959 में। तो इस तरह से आषाढ़ के एक दिन एक वर्ष बाद ये भी लिखा गया शारदिया, इस तरह से याद रख लीजिएगा। जिसमें शारदिया की बात करते हैं, शारदिया जो है 1959 में प्रेम और सृजनात्मक का प्रश्न है। इस शारदिया में 1795 ईस्वी में मराठों और हैदराबाद के निजाम के बीच होने वाले युद्ध और उसके परिणामों को पृष्ठभूमि के रूप में लिया गया है। ठीक है, 1795 में जो मराठों और हैदराबाद के निजाम के बीच युद्ध हुए थे उसके परिणामों की पृष्ठभूमि के रूप में इसको शारदिया को लिया है। यह नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के माध्यम से क्या है? तत्कालीन समाज और मानवीय संबंधों का अंतरंग झांकी इसमें दिखाई देता है। ठीक है, वहीं आप बात करेंगे कि इनकी रचना है दशरथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला राजा इनके बारे में बात करते हैं। पहला राजा 1969 में लिखा गया है
है ना। इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। पहला राजा जो है नेहरू युग की समस्या का वर्णन मिलता है। इसमें हम देखेंगे कि महत्व की दृष्टि से जगदीश चंद्र माथुर ने क्या किया है, नाटकों में कुणार्क के बाद उन्होंने क्या लिखा, पहला राजा का स्थान प्राप्त होता है। अपनी संरचना में यह ना तो ऐतिहासिक है, ना पौराणिक है और ना ही यथार्थवादी है। यह मॉडर्न एलिगरी, आधुनिक अनुक्ति का मंचीय रूप है ना। पहला राजा, इसमें प्राचीन पात्रों व प्रसंगों के माध्यम से समसामयिक समस्याओं का विश्लेषण भी किया गया है। ऐसी परंपरा पाश्चात्य साहित्य में रही है, जैसे बर्नार्ड शॉ, ब्रेख्त का नाम आता है, लॉरेंस, ऐसे प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, प्रश्न बनेगा इसमें। ठीक है, इस नाटक में पृथु के रूप में प्रकारांतर से नेहरू को मूर्त किया गया है। पृथु प्रथम राजा माने जाते हैं। पृथु के अनेक विशेषताएं जैसे नेहरू से मिलती जुलती मानी जाती है। पहला राजा नाटक में नेहरू युगीन की बात मैंने की है, तो उसमें लोकतंत्र के अनेकानेक समस्याओं को उठाया गया है ना। आज और अधिक जटिल और दुर्बोध हो गई है, जो परिस्थितियां हैं वो आज अधिक जटिल और दुर्बोध हो गई है। इस समय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ और उसकी जटिलताएं, जैसे भारत चीन युद्ध, मंत्रियों के षड्यंत्र, घाटे का बजट, राजकोष का खाली होना, पिछड़ी जातियों की समस्याएं, पूंजीवाद का बढ़ता वर्चस्व इत्यादि, जो कई नेहरू योगीन समस्याओं के अनगुंजे नाटक से आरंभ से अंत तक मिलती है। तो ये रहा दोस्तों इनके नाटक के बारे में। रघुकुल रीति 1985 में लिखी गई रचना है, रामलीला की पद्धति पर आधारित है। ये तो नाम से ही पता चल जाएगा अगर आता है तो। दशरथ नंदन का देखिए, रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है। प्रश्न पूछा जाता है कि दशरथ नंदन किस पर आधारित है, तो रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक है जो ऐतिहासिक कथानक पर आधारित है। पहला राजा जो नाटक के संदर्भ में स्वयं लेखक जगदीश चंद्र माथुर का कथन है, यह नाटक ना पौराणिक है, ना ऐतिहासिक है, ना यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अनुक्ति का मंचीय रूप है। तो दोस्तों ये जगदीश चंद्र माथुर जी का स्वयं का कथन है पहला राजा के बारे में। लक्ष्मीकांत वर्मा के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। आधुनिकता बोध विसंगति के नाटककार हैं। इनके नाटक जो है इस प्रकार से हैं। तिंदु विलम 1958 में लिखा गया, सीमांत के बादल 1963 में लिखा गया, अपना अपना जूता 1964 में लिखा गया, रोशनी एक नदी है 1974 में। यह जो रोशनी एक नदी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक एब्सर्ड नाटक है। यह एक क्या है, एब्सर्ड नाटक है। ठहरी हुई जिंदगी 1980 में, आदमी का जहर, यहाँ पे इनकी रचना है। तो आप याद रख लीजिएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा आधुनिकता बोध विसंगति नाटककार है। हम बात करते हैं विनोद रस्तोगी, आधुनिक समस्या के नाटककार हैं। आधुनिक समस्या के नाटककार के नाम के अंतर्गत विनोद रस्तोगी का नाम आता है, जिसमें आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पाव, भागीरथ के बेटे सराय के अंदर। तो दोस्तों यहाँ से जैसे बर्फ की मीनार है, फिसलन के पाव है ना, आज़ादी के बाद है, देश के दुश्मन है, फिसलन और पाव, ये इस तरह से भगीरथ के बेटे, ये याद हो जाएगा। तो इसको याद रख लीजिएगा, विनोद रस्तोगी जी की रचना है। ठीक है, अब आप बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके बारे में बात करते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन नाटक है। समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित नाटककार के अंतर्गत इनका नाम आता है। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन हिंदी नाटक के प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो 1 दर्जन से अधिक पूर्णकालिक नाटक लिखे हैं। इनका विषय वस्तु क्या है, यदि आपको से कोई पूछे कि लक्ष्मी नारायण लाल का के नाटकों का विषय क्या है, तो ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन तथा सामाजिक समस्याएं इनके नाटकों की प्रमुख विषय रहे हैं। इनके नाटकों का विषय हम देखेंगे कि अत्यंत व्यापक रहा है। इस संदर्भ में गणपति चंद्र गुप्ता लिखते हैं, डॉक्टर लाल के नाटकों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिनमें भारतीय गांवों से लेकर अत्याधुनिक
शहरी जीवन की विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निरूपण कुशलतापूर्वक किया गया है। वस्तुतः उनके नाटक जीवन एवं समाज के विभिन्न असंगतियों और विषमताओं का उद्घाटन सफलतापूर्वक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया है कि उनका जो विषय मैंने आपको बताया है वो ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन और सामाजिक समस्याओं का उनके नाटकों में दिखाई पड़ता है विषय। और इनके जो नाटकों में किस तरह से ये सारी बातें यहाँ पे कुशलतापूर्वक निरूपण किया गया है नाटकों में। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नाटक उनके अंधा कुआं। 1955 में इनकी रचना लिखी गई है। जो नाटक है अंधा कुआं, इसमें ग्रामीण यथार्थ का नाटक है। 4 अंकों में, बहुत बार पूछा जाता है अंधा कुआं कितने अंकों में है, तो 4 अंकों में निर्धारित की गई है। इस नाटक का कथानक क्या है? आंचलिक है। ठीक है, इस नाटक का कथानक अंधा कुआं का आंचलिक नाटक है। इनका दूसरा नाटक के बारे में और आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं मादा कैक्टस। मादा कैक्टस जो है वो देख रहे हैं प्रतीकात्मक नाटक है। 1959 में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न बना गया है। 1959 में प्रतीकात्मक नाटक है, जिसमें मादा कैक्टस में क्या है 2 अंकों का, है ना। हमने पहले बात किया था अंधा कुआं में 4 अंक, तो हाफ आधा कर लीजिए। इसमें मादा कैक्टस में 2 है। ठीक है, इसमें मादा कैक्टस में हमने बताया कि प्रतीकात्मक नाटक है, 2 अंकों का। एक क्या है? प्रतीकात्मक नाटक है। 3 आँखों वाली मछली, 3 आँखों वाली मछली 3 अंकों का नाटक है। 3 आँखों, सॉरी, 3 आँखों वाली मछली जो है क्या है? 3 अंकों का नाटक है। 3 और 3 इस तरह से याद रख लीजिए, 3-3। ठीक है। इस अंकों में देखेंगे, इस नाटक में देखेंगे कि जिसके संदर्भ में लक्ष्मी नारायण स्वयं कहते हैं, यह नाटक मेरे संग स्वतः ज्योतिषी से लेकर 3 आँखों वाली मछली की संज्ञा को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं सूखा सरोवर। सूखा सरोवर जो नाटक है ये कब लिखा गया है? 1960 में। ये भी प्रतीकात्मक काव्य नाटक है। नाटक बहुरंगी 1961 में लिखा गया नाटक है। रात रानी 1962 में लिखा गया नाटक है। रात रानी भी 3 अंकों का निर्धारित किया गया है, जिसमें रात रानी एक नाटक जो है 3 अंकों का है, जिसमें भावुकता प्रधान नाटक है। 1962 में रात रानी 1962 में लिखा गया है, जो भावुकता प्रधान नाटक है। दर्पण, दर्पण आप देख रहे हैं, एक गंभीर समस्या पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक नाटक है, जिसमें काव्यात्मक यथार्थवाद को अपनाया गया है। कर्फ्यू, इनकी और रचना है कर्फ्यू। यहाँ पे आप देखिए कर्फ्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बता रही हूँ, ये नाटक जो है वो कर्फ्यू 1972 में लिखा गया है। 5 दृश्यों का विभाजन, 5 दृश्य है कर्फ्यू में। एक प्रतीकात्मक नाटक है यह भी। कर्फ्यू लघु नाटक है लेकिन प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक में नाटककार पर फ्रायड का प्रभाव है। कर्फ्यू में फ्रायड का प्रभाव है। वहीं आप देखिए मिस्टर अभिमन्यु इनकी रचना है, 1971 में पूछा गया रचना है। अब्दुल्ला दीवाना, इसमें देखिए दूसरा दरवाजा 1972 में लिखा गया रचना है, लिखी गई है। अब्दुल्ला दीवाना एक एब्सर्ड शैली के नाटक है। अब्दुल्ला दीवाना एक एब्सर्ड शैली का नाटक है। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है, आप देख रहे हैं, जिसमें नायक सत्य के लिए संघर्षशील दिखाई देता है। अब्दुल्ला दीवाना में नायक जो है वह संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। वहीं इनका एक और है, एक सत्य हरिश्चंद्र, यहाँ पे नहीं है लेकिन इनकी नाटक है, एक इधर है, आपको दिखा देते हैं। एक सत्य यक्ष प्रश्न 1976 में महाभारत के कथानक पर आधारित है। ठीक है, ये सत्य हरिश्चंद्र 1976 में। लोकनाट्य गंगा माटी 1977 में लोकभूमि से जुड़ा नाटक है। सगुन पक्षी 1977 में। सब रंग मोह भंग 1977 में लोकनाट्य शैली पर आधारित है, ये एब्सर्ड नाटक है। पंचपुरुष 1978 में लिखा गया है। वहीं यहाँ पे आप देखिए राम की लड़ाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राम की लड़ाई किसकी रचना है? तो दोस्तों यहाँ कजरीवन देखिए 1980 में लिखा गया। सुंदर रस 1960 में लिखा गया है। काफी हौस में इंतजार एब्सर्ड नाटक है।
हाथी घोड़ा चूहा लघु नाटक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनवादी नाटककार के अंतर्गत। इनके नाटक जो है आप देखेंगे कि लोक नाट्य शैली में इनका मिलता है, इनकी रचना मिलती है, जिसमें 3 नाटक है जो कि बकरी तो सिलेबस में ही नेट के सिलेबस में ही लगा है, 1974 में लिखा गया है। लड़ाई जो है देखिए 1979 में लिखा गया है, अब गरीबी हटाओ लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी 3 रचनाएं। लड़ाई जो नाटक है वो सर्वेश्वर की एक कहानी का नाट्य रूपांतरण किया गया है। शंभुनाथ सिंह की बात करते हैं तो विसंगति बोध के नाटककार हैं। दीवार की वापसी और अकेला शहर, 2 नाटक ऐसे हैं, दीवार की वापसी और अकेला शहर, 2 प्रमुख नाटक है। अमृत राय ने 3 नाटक लिखे हैं, चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग लिखे हैं। अमृत राय के तीनों नाटक को आज अभी शीर्षक से जिल्द में प्रकाशित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं अब हम ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटक के बारे में। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है शेफा नेफा की एक शाम। नेफा की एक शाम 1962 में चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण किया गया है। पूछा जाता है कि नेफा की एक शाम किसकी रचना है, तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है। वहीं दूसरी ओर माटी जागीर भी पूछा गया है, 1964 में। ग्राम विकास की योजनाओं और इसमें बाधक तत्वों का चित्रण है। वतन की आबरू, पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े हुए युद्ध का चित्रण दिया है। वहीं दूसरी बात करते हैं अनुष्ठान। अनुष्ठान की रचना इंसात्मक वृत्ति के निरर्थकता की बात की गई है। शुतुरमुर्ग बार बार पूछा गया प्रश्न है, शुतुरमुर्ग किसकी रचना है, तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री की। 1968 की बात है जिसमें नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे चिराग जल उठा, टीपू सुल्तान के विदेशियों के युद्ध का यहाँ पे वर्णन दिखाया गया है। अनुष्ठान के बारे में कहा गया है कि मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक किया गया है। शुतुरमुर्ग समसामयिकता, प्रतीकात्मकता और प्रयोगात्मकता में ज्ञानदेव अग्निहोत्री के प्रथम सार्थक नाटक हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वतन की आबरू भी इनकी रचना है, जो वतन की आबरू में नाटक में भारत पाकिस्तान युद्ध और मुस्लिम परिवार के देशभक्ति का वर्णन दिखाई देता है। हम बात करते हैं शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फोर्स कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फोर्स का किसे कहा जाता है, तो शुतुरमुर्ग को कहा जाता है। रेवत सरन शर्मा के नाटक देखते हैं। रेवत सरन सॉरी चिराग की लौ 1962 में, अपनी धरती 1963 में, अंधेरे का बेटा किसकी रचना है, तो यहाँ पे देखेंगे रेवती सरन की रचना है। न धर्म न ईमान, दीप शिखा 1973 में। वहीं राजेंद्र कुमार शर्मा एक स्वदेशवादी नाटककार है। इसमें रेत की दीवार, अपनी कमाई और नीलाम घर। अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है। किसके द्वारा है, अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है। अब बात करते हैं सुरेंद्र वर्मा के नाटक के बारे में। सुरेंद्र वर्मा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। मोहन राकेश ने जिस नाट्यधारा की शुरुआत की वहीं आगे भी चली, जिसमें सुरेंद्र वर्मा का नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है। द्रौपदी इनकी रचना है। द्रौपदी पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। इनकी 3 रचनाएं हैं, देखिए 3 रचनाएं 1972 में, द्रौपदी, सेतुबंध और नायक खलनायक विदूषक। ठीक है, तो 1972 में खलनायक, सेतुबंध और नायक खलनायक विदूषक 3 नाटक है, जिसके अंतर्गत देखेंगे कि सुरेंद्र वर्मा ने भी मोहन राकेश की तरह, मैंने आपको बताया है कि वो अपने अधिकांश नाटकों में क्या किया है, मिथ के धरातल पर आधुनिक जीवन स्थितियों का विमर्श उपस्थित किया है। स्त्री पुरुष संबंध, कला सत्ता संबंध, आधुनिक जीवन के तनाव और तल्खी मोहन राकेश के नाटकों का भी मुख्य विषय रहा है, जो सुरेंद्र वर्मा का भी रहा है। जैसे आधे अधूरे में हमने देखा है कि अभिनेता से 5 पात्रों की भूमिका करवाने की मोहन राकेश की रंग युक्ति को सुरेंद्र वर्मा ने अपने नाटक द्रौपदी में भी अपनाया है। द्रौपदी जो नाटक है उसमें देखेंगे कि मुखौटे का प्रयोग करते हुए एक हीन अभिनेता से क्या होता है, 5 पात्रों की भूमिका का निर्वहन किया गया है, यानी भूमिका निभाने का नाट्य निर्देश दिया गया द्रौपदी, है ना। तो विवाहेतर जीवन का वर्णन किया गया है। सेतुबंध की बात करते हैं, 1972 में लिखा गया है ये भी। तो सेतुबंध में नाटक में कालिदास व प्रभावती के प्रेम, जिसमें कालिदास और प्रभावती के प्रेम का तथा यौन संबंधों के असामाजिकता की छटपटाहट का चित्रण किया गया सेतुबंध में। वहीं दूसरी ओर
दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है जो नाटक, शकुंतला और दुष्यंत के जीवन पर आधारित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रचनाएं। यहाँ पे देख रहे हैं वाकाटक नरेश है ना, और प्रवीर सेन रीतिकृत सेतुबंध पर आधारित है। प्रश्न पूछा जाता है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण। बहुत ज्यादा प्रश्न बना है, इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण किसकी रचना है? तो इसमें स्त्री की शक्ति का चित्रण किया गया है सुरेंद्र वर्मा ने। तो इसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। सुरेंद्र वर्मा का देखेंगे कि सुरेंद्र वर्मा के जो पुराने मिथों हैं उसको तोड़ते हुए नजर आते हैं। 8वां सर्ग 1976 में लिखा गया है। नाट्य कला के क्षेत्र में शीतला और अश्लीलता के प्रश्न का यहाँ पे प्रश्न उठाया गया है। 8वां सर्ग आप पढ़िए तो आपको ये रचनाओं के बारे में समझ में आ जाएगा। कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। प्रश्न बनता है 8वां सर्ग जो है कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। किस 8वां सर्ग है वो किस कवि की रचना पर, महाकाव्य पर आधारित है ना? तो कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य पर आधारित है। और कुमार संभव के 8वें सर्ग में जिसने कहीं अनेक प्रकार की धार्मिक रूढ़िग्रस्तता और राजनीतिक दबाव का यहाँ पे प्रभाव दिखाई देता है। तो इस तरह से कैदे हयात इसमें देखेंगे कि नाटक मशहूर शायर मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। यहाँ पे आप देखेंगे कैदे हयात जो है वो मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। तो प्रश्न बनता है कि कैदे हयात जो है किस पर आधारित है? तो मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी एक दूनी एक रचना है शकुंतला की अंगूठी। बहुत ही महत्वपूर्ण है शकुंतला की अंगूठी। तो इसमें आप इसको याद रख लीजिएगा, इनका समय काल 1990 में लिखी गई रचना है जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की पुनर्निर्मित की गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं हैं जो आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैदे हयात, शकुंतला की अंगूठी, एक दूनी एक, छोटे सैयद बड़े सैयद जो है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण दिखाई दिया है। इसमें देखिए सुरेंद्र वर्मा का नाटक जो है छोटे सैयद बड़े सैयद जो है प्रथम बार हसन अली हुसैन अली के नाम से प्रकाशित किया गया था। प्रश्न बनता है कि छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो हसन अली हुसैन अली के नाम से प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों ये रहा आप आज का जो युग है, हमने देखा है कौन सा नाटक है, समकालीन नाटक के अंतर्गत। तो दोस्तों हम अगला वीडियो समकालीन नाटक से ही देखेंगे क्योंकि ये भाग 1 है। इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ये काफ़ी लंबा है, इसलिए ये भाग 1 मैंने इसके लिए वीडियो तैयार किया है। तो बहुत मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल यदि ये उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।